आप देख रहे हैं बीटीवी का खास कार्यक्रम कोविड-19 पर। यह विशेष फोन इन कार्यक्रम है और हमारे स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं जिला कलेक्टर दीपक आर्य जी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी जी और आयुष चिकित्सक अंकित असाटी जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम जिला कलेक्टर महोदय से ये जानना चाहेंगे कि चूंकि प्रदेश में अब 5वें स्थान पर आ गया है बालाघाट हमारा जो जिला है कोविड के मामलों को लेकर, तो ऐसे में आप व्यवस्थाओं के नजरिए से देखें तो बालाघाट को कहां पाते हैं? मैडम, पहले तो मैं एक बात आपको इसमें करेक्ट करना चाहूँगी। 5वें स्थान पर आ गया है क्या मतलब वो जो है एक बहुत छोटे से समय के लिए एक या दो दिन की बात थी जिस समय नंबर ऑफ केसेस उस दिन के बालाघाट में ज़्यादा आए थे, तो इसलिए उस दिन नंबर 5 पे था। नंबर 5 पे एक्चुअल में नहीं आया किसी प्रकार से, कोई रैंकिंग इस प्रकार की नहीं होती है। टोटल नंबर ऑफ केसेस भी यदि हम लोग देखेंगे तो अभी भी हम लोग 30 से नीचे हैं, मतलब उसमें जिले में 30वां स्थान क्या से भी नीचे हम लोग अभी भी हैं। तो 5वें स्थान पर नहीं है, इस बात का थोड़ा सा हम लोग करते हैं। व्यवस्थाओं की तैयारी के बारे में हम लोग बाद में फिर उसको जी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, कॉल नहीं जुड़ पाया इनसे। बहरहाल हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, तो टेस्टिंग किट की उपलब्धता के बारे में बताइए। एक फिर से कॉल आ चुका है। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, मैं राधेश्याम बोल रहा हूँ। जी राधेश्याम जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल है मैडम कि जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा कोविड को लेकर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, बावजूद इसके आम जनता द्वारा मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। तो इस संबंध में माननीय जो अतिथि आपके यहाँ पे आए हैं वे क्या संदेश देना चाहेंगे जिलेवासियों को? जी राधेश्याम जी, आपका सवाल हम कलेक्टर महोदय तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद पटेल साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और प्रश्न क्या है, ये आपका सुझाव है जो कि मैं भी मुख्य रूप से आज की इस वार्ता का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सभी लोगों को ये संदेश दिया जाए कि कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखें। जैसे हम लोग हमेशा लिख रहे हैं कि जब तक आप फोन पे भी आजकल वही आने लगा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और मास्क ही वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमको करना है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, अभी आपके प्रश्न के समय भी करता हूं और बाद में भी सभी से अपील करूंगा कि सभी लोग इन 2-3 चीज़ें हैं, यही संक्रमण को बचा सकती हैं। चूँकि हम लोग थोड़े से लिबरल इन सब चीज़ों में हो गए थे, हमारी जनता को वैसा लगने लगा था कि बालाघाट में कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता है, और तब तक की स्थिति हमारी बहुत अच्छी थी। ये एक नॉर्मल सा रिएक्शन था, इस कारण से बालाघाट में थोड़ा सा बढ़ा है। मैं अनुरोध सभी से ये करूंगा कि सभी लोग निवेदन है सर कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है साहब। आप जब इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा उससे टीवी पर भी आप अपने सवाल का जवाब सुन सकते हैं। आपका सवाल हम पहुंचा चुके हैं, जवाब आप टीवी पर भी देख सकते हैं। जी। तो और जहां तक इन्होंने मास्क की बात की, तो वाकई में ये बहुत ही देखने में मिल रहा है कि खासकर बाजारों में जहां पर भीड़ होती है वहां पर जो जनता है वो मास्क का उपयोग नहीं कर रही है। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, पिछले 4-5 दिनों में हम लोग काफी दिनों से मास्क का वितरण मुफ्त में करवा रहे हैं। वो सब सिंबॉलिक है कि कृपया लोग मास्क लाएं। मास्क ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि जो लोग नहीं खरीद सकते। यदि आप मास्क नहीं खरीद पाते हैं तो आप अपना गमछा भी इधर ढंग से बांध लेंगे, उसको ट्रिपल लेयर बना करके यदि उसको कोई बांध लेगा उसको भी पर्याप्त महत्व है उसका। जी, ध्यान रखने वाली बात यह है। एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमसे। हेलो, जी आपका नाम बताइए। मैडम, मैं नमो जिला से विजय से। जी विजय जी, अपना सवाल कीजिए। मैडम, मेरा सवाल है कोविड-19 के दौरान बहुत से ग्रामीण मजदूर काम की तलाश में शहर की पलायन हो रहे हैं। उनको पलायन से रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या कार्य किए? जी, तो आपका सवाल हम पहुंचा रहे हैं कलेक्टर महोदय तक, और इनका कहना है कि जो मजदूर हैं वापस अब शहर की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने अपना नाम बताया, आप अपना नाम फिर से बताइए। विजय जी। विजय जी जलहारे जी, ग्राम पंचायतों में पर्याप्त संख्या में मनरेगा के कार्य खोले हुए हैं। मनरेगा में काफी सारे काम हैं जिनमें कि लोग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर होता यह है कि चूंकि हमारे जो लेबर है स्किल्ड लेबर हैं और वो शायद गांव में ये मिट्टी उठाने का और ये काम नहीं करना चाहते, जिस कारण से लोग बाहर जा रहे हैं। ग्राम जो भी व्यक्ति इच्छुक है
उस व्यक्ति को मनरेगा में काम मिलेगा, मनरेगा में जॉब कार्ड बनवा करके वो कार्य ले सकता है। जी सर, कुछ पंचायतों में कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, इसके तहत भी मजदूर जा रहे हैं। अच्छा, उन पंचायतों पे हिदायत दी गई? नहीं, ये हम लोग रेगुलर समीक्षा में करते हैं, मॉनिटरिंग इसकी रेगुलर होती है। यदि ऐसी कोई पंचायत है तो उसको मैं दिखवा लूँगा और उस पर उनको इंस्ट्रक्ट भी निर्देशित भी किया जाएगा कि वह इसमें कार्य कराना प्रारंभ करें। वैसे इस बात की संभावना कम है कि लोग काम मांगे और काम ना मिले। जी जी सर। जी विजय जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका। जी। और पुलिस अधीक्षक महोदय भी हमारे साथ हैं, तो सर आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन हुआ शुरू में तो पुलिस ने काफी मुस्तैदी दिखाई और जन सामान्य को जागरूक करने का प्रयास भी किया, लेकिन अब जो दौर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सुस्ती नजर आती है या आप लोग ज्यादा लिबरल हो गए। ऐसे में जो मामलों में पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो पुलिस अब वापस किस तरह का एक अपना एजेंडा चलाएगी? ये मार्च से जो अपना लॉकडाउन शुरू हुआ था और जब कोरोना की समस्या पहली बार सभी के सामने आई थी, तो उससे लेके अब तक हमारे जो प्रोटोकॉल है या हमारे जो उससे निपटने का या उससे बचाव का तरीका है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव आया है, इसी तरह से जो हम जिस तरह से पब्लिक के साथ या पब्लिक से जो एक्सपेक्टेशंस है, जैसे कि 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन था, तब ज़्यादा सख्ती थी, तब उसको अनुशासन के साथ पालन कराना था। लेकिन इसके बाद जब धीरे धीरे उस लॉकडाउन को अनलॉक का जब फेज शुरू होता है तो उसमें भी पुलिस उतनी ही तत्परता से काम कर रही है। इस दौरान आपने सुना भी होगा कि कई जगह बहुत सारे पुलिसकर्मियों को एक साथ कोरोना संक्रमण हुआ कई दूसरे जिलों में। तो उस तरह से भी जो अनलॉक के कारण ना सिर्फ सभी जगह जो आम नागरिक हैं उनमें फैला, पुलिस पर भी उससे अफेक्टेड हुआ, डॉक्टर्स भी हुए, हमारे नगर पालिका कर्मचारी भी हुए। अभी वर्तमान में जो स्थिति या अनलॉक का जो फेज चल रहा है उसमें जितनी भी चीज़ों को दोबारा से शुरू किया गया है जिससे कि अर्थव्यवस्था की प्रभावित ना हो, उसमें पुलिस एक बहुत बड़ा कार्य ये कर रही है और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर कि सबसे बड़ा जानकारी ही जैसा बचाव या कलेक्टर साहब ने कहा कि मास्क की वैक्सीन है। तो जब तक असली वैक्सीन या जो कारगर वैक्सीन जो है वो नहीं बन जाता तो तब तक हमें अपना मास्क स्वयं पहनना है। उसके लिए न सिर्फ जो एक चालानी कार्रवाई या जो नियमों को पालन कराने के लिए सख्ती से पेश आना, उसके अलावा जागरूकता फैलाना भी एक मुख्य उद्देश्य है। जी हेलो जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं आकाश ठाकुर बोल रहा था। जी आकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं राजघाट चौक बालाघाट से बात कर रहा था। जी आकाश जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैडम, मैंने हम लोग व्यापारी यहाँ पे मतलब 2-3 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ पे मॉर्निंग में मजदूर भाई लोग बहुत आगे बैठते हैं, मतलब और बिना किसी मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंस के, और कोई भी मतलब किसी चीज का रूल्स का फॉलो नहीं करते। एक तो कोविड की सिचुएशन आप जैसे सभी को पता है कि जिस प्रकार से दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारी किसी भी समस्या का निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? मतलब एक तो आप लोग बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, दुकान में मास्क लगा के बैठिए, उसके बाद दूसरी तरफ यही सवेरे आप आके यहाँ पे हुजूम देखेंगे तो कम से कम 1000 से 1500 की तादाद में मजदूर भाई लोग बैठे रहते हैं, दुकान के ओटे में बैठते। कौन कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसी कस्टमर, हमारे कस्टमर को भी मतलब दुकान में चढ़ने में तकलीफ होती है। ठीक है, हम आपका सवाल पहुंचा रहे हैं। आकाश जी, आपने अच्छा प्रश्न उठाया। आपने मुझे ज्ञापन भी आपने दिया था, मुझे याद है, और मैंने इसलिए नगर पालिका को बोला भी था यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो कल से इस पर कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा प्रश्न आपका है। लेकिन आकाश जी, ये आपने प्रश्न तो उठा दिया, आवश्यक ये है कि आप इसके साथ में अन्य जो लोग आ रहे हैं आपके व्यापार में, आपके दुकान में जो लोग आ रहे हैं, उन पर कृपया ध्यान दें और उनको कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी भी आपके केसेस में आप देखोगे तो किस वर्ग में सबसे ज़्यादा जो कोरोना है, किस वर्ग में सबसे ज़्यादा फैला है, इस पर एक बार आप नोटिस करेंगे इसको जाकर के। और बात इसमें ये भी रही है कि किनके द्वारा सबसे ज़्यादा कोरोना छिपाया गया है बालाघाट शहर में, ये भी आप लोग देखेंगे, और उससे नुकसान किसका हुआ है ये भी आप लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो मेरा सभी से अनुरोध ये है कि कृपया सभी लोग एक तो सबसे पहले यदि कहीं अपने आप का स्वयं का ध्यान रखें, है ना। मजदूर वर्ग में कोरोना आज भी कम है, और जिन लोगों ने, कई सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ और जो बगैर बताए
घूमते रहे, बाहर जाके मिल गए, जो वो तो सक्षम थे इलाज करवाने के लिए बाहर चले गए। ठीक है, लेकिन अन्य लोगों को उन्होंने संक्रमित इस दौरान कर दिया। सभी से अनुरोध मेरा यही है कि समय पे बताएं। आपका जो समस्या का निराकरण है मजदूर वाली, इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मजदूरों का इस समय बहुत अभाव बीच में रहा, बेचारे परेशानी बहुत रहे, इस कारण से उनका जगह बदलने से थोड़ा सा उनको समस्या उत्पन्न हो रही थी। अभी इसमें कार्रवाई की जाएगी। जी, और सोशल डिस्टेंसिंग की इन्होंने एक बात कही कि जो लोगों का हुजूम लग जाता है, ऐसे ही सर सार्वजनिक स्थानों में देखने को मिलता है, जब कोई जन आंदोलन होने को होता है या कोई राजनीतिक रैली होती है, किसी राजनेता का कोई समारोह होता है, ऐसे में भी बहुत सारी भीड़ हमें देखने मिलती है। सवाल में जारी रखूंगी, एक कॉल अटेंड करते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते, कौन सा आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं हंसलाल मंगल बिशन बोल रहा था। जी हंसलाल जी, सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये कह रहा था जी साहब हैं। जी जी कलेक्टर महोदय। जी कलेक्टर महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, सवाल कीजिए। हाँ सवाल कर सकते हैं आप, कलेक्टर महोदय सुन रहे हैं आपका सवाल। जी, मैं ये कह रहा था कि बूढ़ी में आईसीयू वेंटिलेटर तो कुछ समझ ही नहीं आता वहाँ कोविड सेंटर का। अच्छा ठीक। हेलो जी तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि बूढ़ी जो है, जो कोविड केयर हॉस्पिटल है, उसमें आईसीयू है या नहीं? हाँ, वहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम अभी गए थे, हमने कहा भाई हम तो देख रहे हैं, बोला यहाँ कोविड का क्या रखे हैं, तो हॉस्पिटल में तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं लग रही, वेंटिलेटर भी नहीं है वहाँ। ठीक, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं कलेक्टर महोदय। अभी दे दूं या बाद में दे दूं सवाल का जवाब? हेलो जी क्या नाम बताया इन्होंने? हंसलाल जी। बिसेन जी जी, ये आप कब गए थे देखने और आपको क्यों नहीं दिखा उसमें आईसीयू में? नहीं, मैं आया हुआ था तो मेरे को ऐसा कुछ समझ नहीं आया था, ऐसा क्या है वहाँ। नहीं, इसमें देखिए वो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, उसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है, कृपया आप वहाँ ना जाएं। बाकी वेंटिलेटर्स और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है, अभी कई सारे लोगों को जो IPP6 हमारा बॉडी में अस्पताल है, वहाँ वेंटिलेटर की आवश्यकता लगाई भी गई, और वेंटिलेटर के लिए अभी हमारे पास प्रोटोकॉल यही है कि जिनको ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है उनको हमें छिंदवाड़ा भेजना है या जबलपुर भेजना है। ऑक्सीजन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वेंटिलेटर आईसीयू वाला जो होता है नहीं, वो श्रीमान जी वो उपलब्ध है श्रीमान जी, उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है ना? जी आप कृपया उधर घूमने ना जाएं। तो ये आप उधर कृपया घूमने ना जाएं। सबसे पहले सुरक्षा आपको अपनी रखनी है, आप कृपया वहां ना जाए उस तरफ। आगे जी सर, ये जैसे अभी एक कॉलर ने हमसे कहा कि वो वहां पे देख कर आए हैं, ऐसे ही ये भी एक तरह की लापरवाही ही है कि कोई जन सामान्य कोविड सेंटर तक पहुंच गया, तो प्रशासन का कहीं ढिलमिल रवैया नहीं लगता आपको कि? सवाल है जी। हेलो का कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। बहरहाल, जैसा मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही देखने में आया था कि कोविड सेंटर में भी कुछ लापरवाहियां, अनियमितताएं देखने को मिली, कुछ कर्मचारी वहां पर अनैतिक कृत्य में लिप्त पाए गए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, किस तरह से और मुस्तैदी की जरूरत है? नहीं, बेसिकली वही बात है जैसा मैंने पहले कहा कि कोविड सेंटर जो है, कोविड सेंटर में आमजन का आना जाना प्रतिबंधित है। प्रयास ये भी किया जाता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी वहाँ मिनिमम जिसकी ड्यूटी है वही जाए। बीच में ये जो घटना हुई है, ये घटना हुई थी वो सस्पेक्टेड के लिए था, मतलब ये था कि पहले सस्पेक्टेड पेशेंट्स को रखा जाता था जब तक उसका सैंपल का रिजल्ट नहीं आता था। अभी ये व्यवस्था कर दी है, चूँकि सैंपल्स बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि लोग अपने घर पर ही रहें। तो उसमें उनकी ड्यूटी अभी तक लगी हुई थी, वो चूँकि खाली थे और उन्होंने उस समय का दुरुपयोग किया, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच स्थापित करके और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जी, और इससे पहले सर जब हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक रैलियों में बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आती, तो ऐसा क्यों देखने में मिल रहा है और इसके विरुद्ध क्या कार्यवाहियां हो सकती हैं? हेलो हाँ जी, सवाल कीजिए। जी नमस्ते, अपना नाम बताइए। जी अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। मेरा नाम श्रीमती गीता पटेल है। जी सवाल कीजिए गीता जी। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। जी हेलो, खैर दोबारा इनका कॉल आ सकता है शायद। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग पर हम बात कर रहे थे। मैडम देखिए, दो चीज़ें हैं, एक होता है कि किसी चीज़ को हेलो
हेलो जी सवाल कीजिए गीता जी। मैं टेस्ट से सवाल करूँ तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कोविड के विषय में कुछ जानना चाहती हैं तो हमारे साथ कलेक्टर महोदय हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, आप पूछ सकती हैं। मैम ये कोविड से चलते कि बच्चों के स्कूल नहीं खुलेंगे। अच्छा जी जी जी, तो जी आपका सवाल हम पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और इस पर नहीं सामान्य हेलो। सामान्य जी, जी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी जी हेलो जी बताइए। हेलो मैम बेटी से जी हाँ, BTV से बात कर रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी मैम, मेरा ये सवाल था कि कोरोना की जांच रिपोर्ट मैडम इतना देरी से क्यों आती है? पहले तो जबलपुर से 2 दिन में आ जाती थी। ये अच्छा सवाल है। ये समस्या जो आपने उठाई है इसका चूंकि जब से हम लोग जब से हम लोगों ने रिपोर्ट भेजना शुरू किया तब से थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब इस बार के कई बार हम लोगों मैंने भी लिखा है, पर्सनली मैं चर्चा भी करता हूँ। शुरुआत में 7-7 दिन तक डिले हो रहा था, अभी रेगुलर हो गया है। अब 2 दिन में रिपोर्ट हमको प्राप्त हो रही है। और दूसरा हम लोगों ने अभी चेंज कर दिया है कि जितने भी संदिग्ध पेशेंट हैं, सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, जिनको फीवर आ रहा है, जिनमें कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनका हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से करेंगे, जिससे कि तुरंत ही परिणाम पता चल जाएगा। आगे से ये समस्या बालाघाट में कोई लैब बन सकती है क्या या उपलब्ध हो सकती है क्या? बालाघाट में कोई लैब नहीं है अभी तक, क्योंकि जो कंडीशंस जो चाहिए होती हैं उसमें प्राइवेट लैब्स के लिए, यदि कोई वो लैब खोलना चाहता है उन कंडीशन के साथ में, तो वो स्वागत है, हम लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जब तक कि वो सब चीज़ें नहीं होंगी तब तक उसको अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको टेस्ट के नाम पे कुछ और ही जांच करके दिखा दे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि वो क्या जांच कर रहा है। संभावना इसलिए जब तक कि NABL का और ICMR का उसके पास एक्रेडिटेशन नहीं होगा तब तक कि कोई लैब नहीं खोल सकता है। जी जी सर, आप बात कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग पर। सोशल डिस्टेंसिंग शुरुआत में जो सोशल डिस्टेंसिंग जब हम लोगों को बताना था तब बताया गया, सख्ती भी उसमें की गई और सख्ती से कई बार लोगों को समस्या भी हुई। कई बार जब हम लोग सख्ती दिखाते हैं तो कई बार होता है कि भाई लोगों का व्यापार में बाधा होती है या उनके अन्य सामाजिक जो प्रयोजन होते हैं उनमें बाधा उत्पन्न होती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग फोर्सफुली करवाना एक लिमिटेड समय तक संभव था। अब चूंकि समय ऐसा आ गया, सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस कितना घातक हो सकता है। अगर घातक नहीं भी है तो कम से कम जो एल्डरली पीपल है, जो बुजुर्ग लोग हैं परिवार के, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो अब जब समय ये आ गया कि हमें सीखना है, हमें स्वयं करना है, तो मेरा अनुरोध सभी से ये रहेगा कि आप बजाय प्रशासन के, क्योंकि प्रशासन को करने के लिए यदि हमको अगर निर्देशित किया जाएगा तो हम लोग फिर से वही कर सकते हैं, लेकिन वो फोर्सफुली होगा, जिसमें कई सारे लोगों के साथ कई बार लोगों के साथ जाती होती है, कई बार लगता है कि मुझे अपमानित किया गया, कई सारे लोग अपमानित महसूस होता है उसमें। तो मैं विनम्र अनुरोध सभी से ये है कि आप सभी सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करें, स्वयं ही आप कोशिश करें कि आप लोगों से दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें, ये सब चीज़ें आपको स्वयं ही करनी होंगी। अंकित जी, आपसे भी एक सवाल हम ये कहना चाहेंगे कि जो कोविड सेंटर में जो व्यवस्थाओं की बात बार बार होती है, तो ऐसे में एक सामान्य मरीज को किस स्थिति में रखा जाता है, क्योंकि वहां तो आम नागरिकों की कोई दखल नहीं है, लेकिन ये जिज्ञासा हमेशा रहती है कि उन्हें किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है वहां पर? जो भी हमारे पास पहले जब हम संदिग्ध मरीज रखते थे तो रिपोर्ट आते थे, उनको रखते थे और जो उनको सिम्टोमेटिक लक्षण आते हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी पॉजिटिव केस जो की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है उसको हम अपने पास सेंटर में 10 दिन रखते हैं, तो जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल्स हैं और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उनको दिया जाता है। और जो किसी भी मरीज को हम अगर पॉजिटिव केस सेंटर में रखते हैं तो जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको पॉजिटिव केस को ट्रीट करने के लिए, तो उसके हिसाब से उसको रखा जाता है। मैं थोड़ा इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि ये सारे सवाल मेरे पास भी कई बार आते रहते हैं और लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं। पहली चीज़ ये है कि रखने के लिए 2-3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक तो भोजन की व्यवस्था। भोजन की व्यवस्था मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट स्तर के अधिकारी को लगा रखा है जो कि रोजाना स्वयं जांच करती हैं, और भोजन में आपको मैं श्योर करता हूँ, मैं भी औचक निरीक्षण कई बार करता रहता हूँ, किचन का, अस्पताल का नहीं, किचन का निरीक्षण मैं अक्सर करता रहता हूँ। तो भोजन की व्यवस्था मतलब बहुत अच्छी नहीं, लेकिन सामान्य से अच्छे स्तर की भोजन व्यवस्था हम लोग जो है हम दे पा रहे हैं। बात साफ़ सफाई की है तो प्रयास करते हैं, साफ़ सफाई का रोजाना एक वीडियो बनवा के हम लोग बुलवाते हैं और फोटोज़ भी बुलवाते हैं, स्टिल फोटोग्राफ्स भी बुलवाते हैं कि जिससे साफ़ सफाई देख पाएँ। तीसरा जो व्यवस्था का बात आप लोगों ने किया दवाई वाला, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि जो शासन के प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुसार हम लोग मेडिकेशन उनको देते हैं। कई सारी चीज़ों में लोगों से मांग आती है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है और पता नहीं प्लाज्मा थेरेपी नहीं है, तो ये बेसिकली ये सारी की सारी पद्धतियाँ जो हैं ये अभी तक ट्रायल फेज में ही हैं और ये बहुत ही महंगी पद्धतियाँ हैं। शासन ने अभी इनको
अभी शासन के उसमें संदर्भ में ये सब चीज़ें ली नहीं गई हैं। जैसे ही शासन इनको अनुमोदित करता है या शासन से इसकी अनुमति आती है तो वो भी दिन हम लोग शुरू कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने व्यवस्था ये बनाई है कि जब भी कोई पेशेंट होता है और उनके किसी को लगता है कि महसूस होता है कि हमको ज़्यादा अच्छे इलाज के लिए हायर सेंटर में जाना, तो हम हायर सेंटर रेफर करने का प्रावधान हम लोगों ने किया, उनको तुरंत ही हम लोग हायर सेंटर रेफर करते हैं। जी जी, एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, आप नाम बताइए, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं मोहम्मद नवाज से बोल रहा हूँ, एमआईएम पार्टी से जिला उपाध्यक्ष। जी जी जी, बताइए, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हमें क्या कलेक्टर महोदय जी और एसपी साहब को हमारा एमआईएम पार्टी की तरफ से नमस्कार। नमस्ते। और बीडीबी के जो डायरेक्टर है राजा पुरी जी का, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी जी जी, कलेक्टर महोदय जी से सवाल है। हेलो जी, सवाल कीजिए। हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ सवाल पूछिए। हाँ जी, कलेक्टर महोदय जी से हमारे सवाल है कि अभी जो ये महामारी चल रही है कोरोना, तो उसके कारण जो आज हमारे शहर में जो प्राइवेट क्लिनिक है, जैसे नॉर्मली जैसे शुगर या फिर अपना नॉर्मल जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, उनसे क्या जैसे ब्लड प्रेशर हो गया हुआ, तो जैसे प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी जाता है तो मरीज जाता है तो उनको क्या चेक करने से आके डॉक्टर से करा रहे हैं। तो ऐसे में क्या बहुत परेशानी का सामना कर रही है बालाघाट की जनता, खासकर इस तरह की। जी जी, तो ये हमारा सवाल है कलेक्टर महोदय जी से। ठीक ठीक, इनका कहना है कि ओपीडी यहाँ पर नहीं चेक कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? धन्यवाद, अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं इसमें सिर्फ अनुरोध कर सकता हूँ आप सभी से और बाकी चिकित्सकों से, जो आईएमए के चिकित्सक हैं, इनके साथ हमारी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। कई सभी से मैंने अनुरोध बार बार किया है कि कृपया नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज़ को ना डिस्टर्ब करें। हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर से बिल्कुल दबाव नहीं बनाया है। इसी कारण से दबाव न बनाने का कारण सिर्फ यही है कि जितना हो सके कोविड को हम लोग सरकारी व्यवस्था में रखें और बाकी सारा का सारा प्राइवेट व्यवस्था अपने सुचारू रूप से चल सके, जिससे कि हमारी जनता को जो नॉर्मल उनका बीमारियाँ उनके लिए इलाज मिलता रहे। लेकिन यदि कोई ऐसा स्पेसिफिक यदि इस केस में करता है तो कृपया उनका आप मुझे बताएं व्यक्तिगत रूप से, मैं उनसे संपर्क करके और उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा। दूसरा, ये अनुरोध मेरा रहेगा आपके चैनल की तरफ से भी कि हमारे प्राइवेट चिकित्सकों को जब भी अवसर मिलता है तो उन्होंने हमेशा बोला है कि भाई व्यवस्थाओं में कमियां कई सारी गिनाई हैं उन्होंने। मैं सहमत हूँ कि व्यवस्थाओं में कई सारी कमियां हैं, लेकिन उन सभी से अनुरोध है कि जो सब ये बोलना चाहते हैं कि व्यवस्थाओं में कमियां, तो कृपया वो यदि प्रारंभ करना चाहें कोविड के इलाज को, वो उनका स्वागत है। वो कृपया कोविड के इलाज को लेकर के कोविड के इलाज को शुरू करें। जो भी डॉक्टर साहिबान हैं हम उनको स्वागत करेंगे, उनको जो यथासंभव मदद हमको होगी वो करेंगे। अक्सर एक प्रश्न डॉक्टर से आता है कि भाई किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और हम लोग कोविड की जांच के लिए इंतजार करेंगे, तो कृपया इंतजार ना करें कोविड की जांच के लिए। यदि किसी की स्थिति ज्यादा खराब है तो कृपया पीपीई किट पहन के उसको कोविड पॉजिटिव मान के इलाज कर दें। जी, ये मेरा सभी डॉक्टर्स, सभी आईएमए के सभी सदस्यों से, सभी डॉक्टर से अनुरोध है कि किसी के इलाज में सिर्फ कोविड के कारण से विलंब ना हो। जी, ये इस बात का आप रखें, कोशिश करेंगे उनको, यदि आपको संदेह लगता है उनको पॉजिटिव माने। पॉजिटिव मानने के बाद भी हमको इलाज ही करना है, कृपया हम पहले से इलाज करें। और जो भी चिकित्सक, जो भी अपने डॉक्टर, जो भी बालाघाट का प्राइवेट अस्पताल जो भी इस इलाज में आना चाहता है, कृपया आए, हमारा स्वागत करेंगे। शासन से जो उनको सहयोग मिलेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। जी, और सर कोविड पेशेंट्स के लिए जैसे कि बार बार बात कही जाती रही कि सर्व सुविधा युक्त आईसीयू बन चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी बीच में एक मामला सामने आया जब उस व्यक्ति को उसकी सुविधा नहीं मिल पाई आईसीयू की, तो ऐसे में इसके बारे में कुछ बताइए। आपको बात बताऊंगा, आप एक बार सवाल ले लीजिए। जी, हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। मैं सुमित मंगलानी। जी जी, सुमित जी, सवाल कीजिए अपना। जी जी, मैम सवाल ये था, मुझे भी एक चीज पूछनी थी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बालाघाट में, हाँ हाँ, इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो नॉर्मल पेशेंट जा रहे हैं, जिनके एक्सीडेंट हुए हैं या जिनको शुगर की या डायलिसिस कराना हो, इन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर द्वारा बताया जा रहा है कि पहले आपको कोरोना की जांच करानी होगी। तो कोरोना की जांच कराने के लिए उनको बड़ी हॉस्पिटल भेजा जाता है एक टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि वो जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर उनका इलाज अच्छे से करने के लिए उन्हें कहते हैं। हेलो मंगलानी जी, आपका जो सवाल है इसका मैंने जस्ट अभी पहले ही जवाब दिया है। मेरा सभी चिकित्सकों से अनुरोध है कि जो भी ऐसा कोई प्रकरण है
जो कि खतरे की स्थिति में है, कृपया ऐसा ना करें। यदि वो कोविड पॉजिटिव भी है तो उसको अगर कोविड पॉजिटिव है या नहीं है वो बात की बात है, सबसे पहली जरूरत है उसकी जान बचाना। इन केस सडनली थोड़ी देर पहले का केस है सर, एक किसी को पैर में चोट थी, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल गया था, उन्हें यही कहा गया, तो वो अभी पूरी हॉस्पिटल में खड़े हुए थे टेस्ट कराने के लिए। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे ऑलरेडी एक कोई लेडीज पॉजिटिव थी, वो भी वही बैठी हुई थी और लाइन पे लगी हुई थी, तो नाव पॉजिटिव वाला आदमी भी वहाँ जाके पॉजिटिव हो सकता है। वो आपका दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए क्योंकि क्या है सर, ये रैपिड टेस्ट होने के बाद भी अगर इसकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रही है तो कुछ डॉक्टर नेगेटिव आने के बाद भी इलाज अच्छे से नहीं कर रहे हैं। मतलब या तो गोंदिया ले जा लो या तो कहीं और ले जा लो, उसके बाद कई पेशेंटों को सिटी स्कैन लिखा जा रहा है कि सिटी स्कैन कराइए अगर सर्दी खांसी है। सुमित जी, सुमित जी, किस अस्पताल की बात आप कर रहे हैं? किस हॉस्पिटल से ऐसा कहा गया? किस हॉस्पिटल से ऐसा कहा गया है कि आप पहले कोविड टेस्ट करवाइए? मैडम आज ही पेशेंट खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने बताया हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किए हैं, तो हम यहाँ पे कोविड टेस्ट कराने आए हैं क्योंकि वो पैर में चोट है। क्या मुझे बोला है? सुमित जी, क्या आप मुझे अस्पताल का नाम बताएंगे? ऐसा बोला है सर, उन्होंने हमें बताया वहाँ कि शरणागत साहब के हम पेशेंट साहब के यहाँ। ठीक, मैं शरणागत साहब से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा इस चैनल के माध्यम से, कृपया डॉक्टर साहब अगर पेशेंट आता है आपके पास तो उसको भले ही कुछ भी स्थिति हो उसको आप पॉजिटिव मान करके पीपीई किट पहन करके कृपया उसका इलाज करें, उसमें विलम्ब ना करें। जी। बस ये कि सर डॉक्टर लोग पेशेंट अच्छे से चेक कर पाए, अपनी भी सेफ्टी रखें और दूसरों को भी इलाज अच्छा मिल सके। बिल्कुल, धन्यवाद। जी सुमित जी, सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। और आईसीयू की बात हम कर रहे थे कलेक्टर महोदय, तो क्या स्थिति है बालाघाट जिले की इस वक्त? देखिए, आईसीयू में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स वाला पार्ट। ये दोनों चीजें आईसीयू जो कि हमारा तैयार हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आईसीयू हमने तैयार कर लिया है। दो चीजें उसमें बची थी, एक तो होता है फायर ऑडिट, एक सेफ्टी ऑडिट उसका होता है जिसकी टीम जबलपुर से आती है, उसके लिए मैंने उनको लिखा हुआ था, वो टीम सभी आ रही हैं और विजिट्स उनके रेगुलर चल रहे हैं। क्योंकि अगर इन केस क्योंकि नया आईसीयू जब बनता है उसमें यदि हम लोग एकदम से लोगों को रखना प्रारंभ कर दें तो संभावना ये हो सकती है कि कभी कोई फॉल्ट हो, उस फॉल्ट से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो समय सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है उसमें कि उनकी रेगुलर टेस्टिंग हम लोग उसको फुल लोड पे चला के टेस्टिंग उसकी कर रहे हैं। जैसे वेंटिलेटर हम लोग यदि फुल लोड पे चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, फायर ऑडिट उसकी करवानी होती है कि फायर सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है। इसको हम लोग फुल प्रूफ बनाने के लिए थोड़ा सा समय इसमें ले रहे हैं। ये बात सही है कि आईसीयू तैयार हो गया है, डॉक्टर्स के उनके जो हैं डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए भोपाल भेजा गया है, डॉक्टर्स भी ट्रेंड होके आ रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में आईसीयू आपका फुली फंक्शनल हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए हमको संयम रखना पड़ेगा। वैसे भी अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर जो है वो हमारा जबलपुर और छिंदवाड़ा है, जहाँ की हम लोग लोगों को रेफर करते हैं, वो है। ये बात सही है कि आईसीयू बन गया है, लेकिन आईसीयू को फंक्शनल होने में सिर्फ इसलिए समय लग रहा है, हम लोग उसको सारे टेस्ट के बाद, सारी संतुष्टि के बाद ही उसको प्रारंभ करना चाहते हैं। जी, हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। जी, हमारा एक क्वेश्चन था कि हेलो, हाँ, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। मेरा नाम है आशीष मिश्रा। जी आशीष जी, मैं अपना एजुकेशन संचालित करता हूं। जी सवाल कीजिए। मैं ये कमिटी साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो वो कब से स्टार्ट होंगे या उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 10 बच्चे 10 करके कैसे होंगे? आशीष जी, सारा ये एमएचए गाइडेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है केंद्र सरकार, उसकी गाइडलाइन के अनुसार चलता है। जैसे ही वहाँ से गाइडलाइंस आएंगी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं हम कि इनको इनके सवालों के जवाब मिल गए हों। और अब चूंकि समय काफ़ी कम बचा हुआ है, तो ऐसे में आप क्या अपील करना चाहेंगे जो दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? हमारी सभी की यही अपील रहेगी कि जैसा शुरुआत से कि सबसे पहले तो जो अपने पास अपने परिजन हैं, अपने आसपास अपने परिवारजन हैं, सभी से ये समझाया जाए कि अभी जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा है आप अपना ख्याल रखें। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में तब तक की जरूरत ना जाए, जब कभी जाना पड़े तो पर्याप्त सुरक्षा के साथ जाएं। और जो कोविड से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए जितने भी उपचार डॉक्टरों द्वारा समझाए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा उनका प्रचार किया जा रहा है, उनका पालन करें।
उस सभी का पालन करके ही हम सब इसको कंट्रोल में कर पाएंगे। और पिछले 5-6 महीनों में सभी लोगों ने, पूरे बालाघाट जिले के सभी नागरिकों ने इस सब में बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा अनुशासन के साथ साथ दिया, जिस कारण से आज हम बहुत दूसरे जगहों के हिसाब से भी अच्छी स्थिति में हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी, आने वाला हमारा जो त्योहारों का समय है, जिसमें कि हमारा नवदुर्गा भी चली गई है, दशहरा का भी मौका आएगा, लेकिन ये याद रखना है कि वो हम आयोजन अपने घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मान के या कोविड की बड़ी समस्या मान के इस साल को एक बहुत छोटे स्वरूप में प्रतीकात्मक अपने घर में मंदिर में पूजा कर सकते हैं, परंतु उसमें किसी पब्लिक जो आयोजन है या बड़े आयोजन है या कहीं पंडाल में उसमें ना जाएं, या जाना भी पड़े तो बहुत ही दूरी से और अपने आप को ख्याल रखें, परिजनों का ख्याल रख के करें, जिससे कि इस समस्या से उभरा जा सके। यही अपील करता हूँ कि सभी उसी अनुशासन से जैसे पिछले 6 महीने आप लोगों ने किया है आगे भी करेंगे जी। और अंकित जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो जन सामान्य है वो अपनी इम्यूनिटी के लिए रोजमर्रा में किन चीज़ों को शामिल करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो सबसे बेसिक है सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन करें। प्रतिदिन जो प्राणायाम जो बताए गए थे उनको करें, और जो हमारे घरेलू नुस्खे जो आयुष विभाग द्वारा त्रिकटु काढ़ा बताया गया है उसका पालन करें और अच्छा खान पान रखें जी। यही बचाव है, अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, इस बीमारी से बचने जी। और आखिर में हम जिला कलेक्टर महोदय से जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरे जिले की कमान आपके हाथों में है, तो जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा आप सभी से अनुरोध और अपेक्षा सिर्फ यही है कि हम सब लोग स्वयं जिम्मेदारी लेना सीखें। स्वास्थ्य हमारा है, परिवार हमारा है, उन सब के लिए हम स्वयं जिम्मेदारी लेना सीखें। पहले तो बीमारी को, जैसा एसपी साहब ने आपसे बोला है कि बीमारी ना होने पाए, इसका प्रयास हमको करना चाहिए। उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हमको लेने हैं, मास्क और सैनिटाइजेशन और सारी चीज़ें, और इम्यूनिटी को भी अपना बढ़ाना है जैसा बताया गया है। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, यदि बीमारी हो भी जाती है तो आप विश्वास करें उसमें आपकी बहुत बड़ी गलती नहीं है। आप अपने रोजगार के लिए कहीं गए, आप किसी अन्य काम के लिए कहीं गए, बाजार किसी कार्य के लिए, अन्य कार्य के लिए गए, आपने मास्क आपने लगाया हुआ था, ना भी लगा पाए हों, कोशिश करना लगाना है, लेकिन यदि ना भी लगा पाए और बीमारी आपको हो गई, उस केस में हमें डरना घबराना नहीं है, और ना ही इसमें कोई सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैंने देखने में जा रहा है कि लोग इसको ऐसा समझते हैं कि दूसरे लोगों को मालूम ना पड़े, छुपाए ना। उसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टिग्मा सिर्फ इतनी इसलिए रखा जाता है कि बीमारी चूंकि संक्रमण करने वाली एक दूसरे से फैलती है तो दूसरे को ना फैले, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कृपया आप लोग खुल करके बताएं कि बीमारी है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। देखिए, रिकवरी रेट हर जगह, चाहे जिले की बात हो, देश की बात हो या राज्य की बात हो, सब जगह बहुत अच्छी है। तो यदि आप सही एज में हैं और आपको अन्य कोई बीमारी नहीं है तो आपकी सही होने की मतलब प्रायिकता बहुत ज़्यादा है। संभावना, बस खतरा सिर्फ उन लोगों को है जो कि कुछ थोड़े से इनको अन्य कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, या फिर मतलब अन्य कोई ऐसी बीमारी है जिससे जो कि अन्य उनके लिए घातक बना सकती है ये बीमारी, उसके साथ मिल करके। तो ये जब हम लोग या जो स्प्रेडर है जो लेकर के आ रहा है, वो यदि अपना ध्यान रखेगा, वो यदि अपने परिवार वालों को ध्यान रखेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग उनको बचा सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं जी। तो विशेष रूप से जिम्मेदारी लेना सीखे। कई सारे केसेस में ये होता है कि लोग सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हम लोग अपने प्रशासन पर तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन हम लोग ये सोचें कि हम लोग खुद कितने जिम्मेदार हैं। मेरा अपील सिर्फ इतना था कि शासन प्रशासन अपनी तरफ से सहयोग करे। कुछ कमियां हो सकती हैं और आप जो भी कमियां बताएंगे हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कई सारी घटनाएं इस प्रकार से आती हैं कि जैसे किसी का सैंपल हुआ, अब आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप सिम्टोमेटिक हो, यदि 2 दिन सैंपल आपको आने में लग रहा है, रिजल्ट आने में लग रहे हैं, तो हम अपने आप को ये मान के चले कि पॉजिटिव हैं और अपना व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद रखें। अपने आप को कम से कम अपने आप को तो घर में रखें, अपने आप को आइसोलेट रखें, अपने घर परिवार से अलग रखें, अपने माता पिता से अलग रखें, अपने बच्चों से अलग रखें, है ना, अपने समाज के अन्य लोगों से अलग रखें। इतना काम ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जो हमको करना है। जिस व्यक्ति का टेस्ट हुआ है, एक केस में ऐसा भी कल देखा गया, उनका नाम मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा, एक केस में ऐसा भी देखा गया कि वो पॉजिटिव आने के बाद उनको होम आइसोलेशन में रखा गया था। जब उनकी लोकेशन कल उनसे पूछा गया तो वो गोंदिया में घूम रहे थे। अब इन सब चीज़ों में यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो शासन प्रशासन कैसे इन सब चीज़ों को रोक सकता है। दूसरा तरीका लॉकडाउन हो सकता है कि लॉकडाउन कर दिया जाए और सबको फिर से रोक दिया जाए, फिर आपकी सारी जो स्वतंत्रताएं हैं उनको छीन लिया जाए। उसके इसमें बेचारे जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति के सारे व्यक्ति जो है, इकोनॉमी की स्थिति आप लोग देख रहे हैं,
सभी को चलाने के लिए जो बहुत ही गरीब, अत्यंत गरीब हैं, उनके लिए जीविकोपार्जन के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपना रोजाना कमाने खाने वाले जो लोग जिनको हम लोग जिनको बोला करते हैं, वो बेचारे कैसे करेंगे। यदि टैक्सेस नहीं आएंगे वहाँ से तो सरकार कैसे अन्य खर्चे उठाएगी। ये सारी चीज़ें एक बड़ा लंबा साइकिल है। तो आप विश्वास करिए कि लॉकडाउन कोई इलाज, कोई संभावना लॉकडाउन की नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। एक दूसरी बात महत्वपूर्ण इसमें यही है कि हम लोग स्वयं ध्यान रखें। जैसे हम लोगों ने हर जगह लिखा भी रखा है कि भाई थोड़ा सा कष्ट है, मास्क जो है थोड़ा सा कष्ट है लेकिन बड़ा बचाव है। हाँ, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा कष्ट है, कुछ दिन और अपेक्षा उम्मीद शासन कर रहा है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाएगी। कुछ दिन की बात और हम लोग कुछ अपने आप को अलग रखें। यदि कोई बीमार हो जाता है तो कृपया बताएं, उसमें शर्माएं, संकोच ना करें, घबराएं ना। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। तो कृपया बिना संकोच किए आप सूचना तुरंत दें, तुरंत बताएं, इसको सामाजिक प्रतिष्ठा से ना जोड़ें। इसमें कोई सामाजिक अपराध नहीं है, ऐसा कोई समझ नहीं है कि किसी को भी हो सकती है बीमारी। जी ठीक है, तो बस यही अपील है कि सब लोग बताएं। और सभी चिकित्सक जो अपने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन सभी से मेरा अनुरोध, मैं पुनः अनुरोध यही करूंगा कि आप लोग कृपया इस बात का इंतजार ना करते हुए कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सभी को समय पर अपना इलाज दें। उसको आप मान के चलिए कि वो पॉजिटिव है, उस केस में यदि आप लोग पीपीई किट पहन करके उसका इलाज करेंगे तो कृपया वो इलाज कर दें, क्योंकि कोविड होना ना होना दूसरी बात है, लेकिन किसी को भी हम इस कारण से कि उसका कोविड सैंपल नहीं हुआ है इलाज से वंचित नहीं कर सकते। कृपया इलाज ना करें। और जो भी यदि ऐसा कहीं पाया जाता है, यदि ऐसा कोई करता है तो कृपया मेरा उन मरीज से पहले अनुरोध रहेगा कृपया जो सरकारी अस्पताल में आए, उनका इलाज वहाँ किया जाएगा, वहाँ को कोई मना नहीं करेगा। ये मेरी अश्योरेंस है, ये मेरी गारंटी है। जी, कोविड-19 पर फोन इन कार्यक्रम आप अभी देख रहे थे। स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान थे जिला कलेक्टर दीपक आर्य जी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी जी और आयुष चिकित्सक अंकिता साटी जी। आप तीनों यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।